एक बी था, एक बी नॉट, एक बी आर एम एस और एक बी एम। इस चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार से धारा के केस में क्या था, धारा आई, धारा आई जीरो, आई एम और आई आर एम एस। ठीक, इनकी चर्चा हम विधिवत कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है वो समझाते हैं। अब देखिए, किसी भी सर्किट में धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है वो फिर हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, जो उनको कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। अब ये हमने कहां पढ़ा था, डीसी में पढ़ा था, विद्युत चालन में पढ़ा था, तब वहां पर निष्ठ धारा थी। अब हम लोग कहां पे आ गए, प्रत्यावर्ती धारा में आ चुके हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में यहां पर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जब किसी सर्किट के अंदर केवल प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध का मतलब जहां तार वहां आर, जहां तार वहां आर, जो तार होगा तो आर होगा। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होगा तब परिपथ के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध है वो कैपिटल आर के नाम से कहलाएगा। अब एसी सर्किट के अंदर अगर हमने संधारित्र लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर तो संधारित्र लगा दिया, तब उस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को प्रतिघात कहेंगे। कौन सा प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। ये नई नई बातें आ रही है अपने यहां पर। तो प्रतिघात दो प्रकार का होता है। धारितीय प्रतिघात, इसकी अंग्रेजी में बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिघात। ये कब लगाना है, ये सभी जो तीनों आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब तुल्य प्रतिरोध है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब सर्किट के अंदर केवल कैपेसिटर होगा, संधारित्र होगा, तब परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक, when a capacitor, only capacitor connected in AC circuit, then equivalent resistance is called capacitive reactance. It is denoted by XC. इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। ये हमको समझना है कि धारितीय प्रतिघात क्या होता है। नेक्स्ट, अगर बाई द वे, अगर एसी सर्किट के अंदर केवल एक कुंडली जुड़ी हो, कुंडली को प्रेरक कहते हैं, पढ़ा था भाई चैप्टर में, छोटे की पीरियड में, कुंडली हो तब कुंडली को प्रेरक कहते हैं। और एक सिंगल कुंडली होगी तो उसके प्रेरकत्व को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसे कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर एसी सर्किट के अंदर केवल कुंडली हो, ठीक, केवल कुंडली हो मतलब केवल प्रेरक हो, तब उस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात। तो when only inductor is connected in series in AC circuit, then the equivalent resistance in that circuit is called inductive reactance. Inductive reactance represented by XL, इसको XL से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट की बात बता रहा हूं। अगर एसी सर्किट के अंदर L हो, C हो, R हो, अब तुम समझ चुके हो, हम लोग तीनों से परिचित हो गए। ये कब होगा, जब कुंडली में, जब परिपथ में कैपेसिटर हो। ये कब होगा, जब परिपथ में इंडक्टर हो, यानी कि प्रेरक हो। अब मान लो किसी एसी सर्किट में दो है, दो कैसे, LR है, CR है, LC है, या दो से अधिक हो, तीनों LCR, तब उस एसी सर्किट में, तब उस प्रत्यावर्ती परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाएगा। क्वेश्चन आता है, प्रतिबाधा से क्या समझते हैं? प्रतिबाधा कब होगी, जब एसी सर्किट में LR हो, CR हो, LC हो या LCR हो, तब परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं और प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं। When capital L, capital R and capital C all are connected in AC circuit, then the equivalent resistance in that circuit is called impedance. Impedance represented by only Z. इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो तीनों चीजों को हमने समझ लिया है। अगर हम बात करें तो तीनों ही रुकावटें हैं, तीनों ही जीवन की परेशानियां हैं सर्किट की। तो जब परेशानी होती है तब भगवान याद आते हैं। तो
अब मैं पूछ रहा हूं इनके भगवान कौन है? ओम। परेशानी में तो भगवान को हम याद करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मंत्र क्या है? ओम। प्रतिघात का मंत्र क्या है? ओम। और प्रतिबाधा का मंत्र क्या है? ओम। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड इम्पीडेंस आर ओनली ओम। इस सबका एक प्रकार के एसी सर्किट। इन विभिन्न प्रकार के एसी सर्किट में हम लोग 7 सर्किट पढ़ेंगे। तो नंबर 1 लिखिए आप लोग। नंबर 1, जब एसी परिपथ में, जब नंबर 1 है, जब एसी परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध, केवल ओमीय प्रतिरोध हो। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं दोबारा इंग्लिश में बोल रहा हूं। व्हेन इन एसी सर्किट ओनली ओमिक रेजिस्टेंस, ओनली ओमिक रेजिस्टेंस। अब हमें क्या काम करना है? ये हेडिंग हो गया हमारा। इस पहले पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो नंबर 1 डालो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डालिए। अब क्या करेंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। भाई डायग्राम में कैसा बनाओगे? एसी सर्किट डायग्राम बनाओगे इस प्रकार से। जैसे हमने कहा ये प्रतिरोध है और इसका हमने सर्किट बनाना है, एसी फ्लो करना है। तो एसी का सिंबल था फर्स्ट ए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब है इस तरफ पहले ऊपर और फिर नीचे। ये एसी का सिंबल होगा, एसी का सिंबल। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि सर्किट डायग्राम बनाओ इन ओनली ओमिक रेजिस्टेंस दिस सर्किट, दिस कैपिटल आर। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट पाते हैं। सेकेंड नंबर डालिए भाई, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि जब एसी सर्किट में केवल ओमिक रेजिस्टेंस हो तो कलांतर यानी फेज डिफरेंस। तो कलांतर थोड़ा क्लियर करता हूं। इस अब सर्किट में हमें क्या समझना है? सर्किट हमारा वोल्टेज और धारा के लिए है, वोल्टेज और करंट के लिए है। सारी बातें वोल्टेज और करंट के लिए हमें करनी है। अब यहां पर क्या होता है? 2 बातें निकल के आएंगी, अग्रगामी और पश्चिमगामी। अगर मान लो वोल्टेज और धारा, अगर वोल्टेज धारा मान लो दौड़ कराए, दौड़ इसके दौड़ कराए, वोल्टेज आगे निकल गया, तो आप कहेंगे वोल्टेज धारा से अग्रगामी है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं धारा वोल्टेज से पश्चिमगामी है। ये शब्द यूज करेंगे, ठीक। तो अब दूसरा पॉइंट देखिए, कलांतर यानी फेज डिफरेंस। तो इस केवल ओमी प्रतिरोध के लिए कलांतर फाई बराबर होता है 90 डिग्री। याद करने वाला पॉइंट है। तो जब केवल ओमी प्रतिरोध होगा तब कलांतर कितना? 90 डिग्री। अब अगर कलांतर है तो हमें बताना होगा कि कौन अग्रगामी है और कौन पश्चिमगामी। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सुस्पेंड करते हैं। यहां पर कलांतर कितना होगा? 0 डिग्री। कलांतर 0 डिग्री का मतलब समझिए। अब इसमें ना तो कोई अग्रगामी है और ना ही पश्चिमगामी है। इसका मतलब हो गया कि वोल्टेज और धारा दोनों एक साथ मिनिमम, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0, एक साथ अपोजिट दिशा में 0। ठीक है, तो कलांतर कितना हो गया? 0 डिग्री। अब तीसरा पॉइंट बना समीकरण। आप इक्वेशन समझना, समीकरण क्या क्या होंगे? इक्वेशन B बराबर B0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक। तीसरा पॉइंट समीकरण निकल के आ गए, कलांतर हमने निकाल दिया। अब चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथे पॉइंट पर है, तो चौथे पॉइंट के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ, इसको हम कलांतर को ग्राफ से समझाएंगे। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ किसके बीच में है? वोल्टेज और धारा के बीच में। जो पहले तुमको ग्राफ समझाया गया था एक कंप्लीट साइकिल वाला, सेम वही ग्राफ है। इधर क्या है? समय, और जो वाई अक्ष है इस पर क्या? वोल्टेज ऑब्लिक धारा। मतलब ये वोल्टेज के लिए भी है और धारा के लिए भी। आप लोग अपनी कॉपी पे कैसे करोगे समझाता हूं। यहां से ग्राफ स्टार्ट करना। जो हमने ग्राफ बनाए थे तीनों ग्राफ सेम है। सबसे पहले वोल्टेज ग्राफ बनाएंगे। तो ये तुम्हारी कॉपी पे जो लाइन वाली कॉपी है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो तीसरी लाइन पे टॉप पे ले जाओ उसको। फिर इसके बाद 0 का आ जाएगा। फिर इसके बाद नीचे साइड में भी तीसरी लाइन पर टॉप पे ले जाइए।
ये ग्राफ किसका हो गया? वोल्टेज का ग्राफ। इसके बाद हमें धारा का ग्राफ बनाना। धारा का ग्राफ कैसे बनाना? तो धारा का आयाम छोटा होता है, वोल्टेज का बड़ा आयाम होता है। तो धारा के लिए क्या करना? यही से चलेगी, यहां से डॉट डॉट के प्रदर्शित करना है। अब एक सिंगल लाइन तक ले जाना, टॉप पर, टॉप पे इसी पॉइंट पे आएगा, यहां से ले गए यहां पर, और इसको अपोजिट साइड ले गए इस तरह से। तो अब ये जो ग्राफ है वो किसका है? धारा का ग्राफ है। तो जो हमने यहां लिखा है कलांतर 0 डिग्री, इसका मतलब है जब एसी परिपथ में केवल ओमिक रेजिस्टेंस होगा तब फेज डिफरेंस कितना? 0 होगा। अब यहां पे साफ दिख रहा ग्राफ से, एक साथ 0 और एक साथ क्या? अधिकतम। फिर एक साथ दोनों कितना हो गए? 0। फिर इस पॉइंट पर दूसरी दिशा में अधिकतम, आप इसको लंब डाल सकते हैं। इस समय पर वोल्टेज भी मैक्सिमम है और धारा भी मैक्सिमम अपोजिट दिशा में। इस समय पर वोल्टेज भी शून्य है और धारा भी शून्य है। इसका मतलब कलांतर कितना हो गया? 0 डिग्री। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट तक। पांचवा पॉइंट क्या है? परिपथ का, देखो नोट करो, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तुल्य प्रतिरोध इसको लिखेंगे ओनली आर, ओनली आर। तो ध्यान रहे, इन 7 सर्किटों में परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ऑलवेज इक्वल टू बी नॉट बटे आई नॉट, इक्वल टू बी आर एम एस बटे आई आर एम एस, इक्वल टू बी अपॉन आई। अब तुमने कहा चौथे को क्यों माफ कर दिया? बी एम बटे आई एम क्यों नहीं लिखा? कारण बी एम की वैल्यू क्या होती है? 0। आई एम की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 बटे 0 नॉट डिफाइंड, 0 बटे 0 को अभी गणित में डिफाइंड नहीं किया गया है, इसलिए उसको माफ कर दिया गया। तो इसमें याद रखो, किसी भी सर्किट में परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। औसत शक्ति व्यय, एवरेज पावर डिके। एवरेज पावर डिके का फॉर्मूला है P इक्वल टू बी आई, पी बार बोलेंगे इसको, पी बार एवरेज के लिए, बी आई, और बी का फॉर्मूला है इसी समीकरण के पहले पॉइंट के लिए बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा आई का है, मल्टीप्लाई किया बी नॉट आई नॉट और साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इतना करने के बाद हम लोग पहले जान चुके हैं कि फॉर वन कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2। एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। तो इसका मान रखा यहां पर, तो P बार बराबर B0 I0, इसके स्थान पर हो गया 1/2। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया न्यूमेरिकल के लिए। अगर के धन है, ये सारे के सारे फॉर्मूले ओनली तब होगा जब एसी सर्किट में ओनली ओमिक रेजिस्टेंस हो, केवल ओमिक प्रतिरोध हो, ठीक। इसके बाद क्या करना हमको? दूसरे पे में बी नॉट था, इसको बी आर एम एस कन्वर्ट करना है। तभी हमने सीखा है कि बी आर एम एस बराबर होता है B0/√2। B0 बराबर कितना होगा? बी आर एम एस इंटू √2। तो इसका मान रखा भी बी आर एम एस इंटू √2, I0 के स्थान पर आई आर एम एस इंटू √2/2, √2 हो गया 2 फिर 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल फॉर्मूला प्राप्त हो गया P बार बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम। तो इसके साथ ही ये पहला पॉइंट है कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं, तो देखिए अब दूसरा सर्किट है, जब परिपथ में केवल प्रेरक हो, when only inductor in AC circuit, inductor means coil। then फर्स्ट पॉइंट सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या करना है? एयर और ये एसी, इस सिंबल एसी बना पे एसी लिख भी सकते हो। दूसरा पॉइंट होगा सेकंड। अब यहां पर हमें क्या देखना है? फेज डिफरेंस। तो यहां पर फेज डिफरेंस, क्योंकि सर्किट में केवल एल है, जब सर्किट में केवल एल होता है तो वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है। और कितना अग्रगामी होगा? 90 डिग्री। और यहां लिखा जाएगा वोल्टेज धारा से अग्रगामी, तो फाइव इक्वल टू कितना? 90 डिग्री हो गया, यहां पर हो गया। दूसरा तीसरा पॉइंट यहां पर क्या बनाएंगे? इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करेंगे, ग्राफ से कैसे समझाएंगे। वहां हमने ग्राफ से सीखा था पहले वाले में, एक साथ मिनिमम एक साथ मैक्सिमम, लेकिन यहां तो उल्टा होगा।
यहाँ पे ग्राफ किस तरह बनेगा, यहाँ पे समय इधर वोल्टेज ऑब्लिक करंट। तो देखो पहले हमने क्या करना है, वोल्टेज आगे और धारा कहाँ है, पीछे। हमने वोल्टेज 0 से स्टार्ट किया, वोल्टेज आप यहाँ पे वोल्टेज हमने यहाँ से शुरुआत किया मैक्सिमम से, धारा यहाँ से वोल्टेज शुरू किया 3 लाइन से, 3 लाइन आप कर सकते हैं 5 सेकंड तक, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। ये ध्यान रखना कॉपी बनाते समय जितना आयाम यहाँ उतना आयाम यहाँ होना चाहिए। इसको आप अपनी कॉपी पर लाइन से बना सकते हो। तीसरी लाइन से शुरू किया तो इसका भी टॉप तीसरी लाइन पर होना चाहिए। अगर लाइन नहीं होगी, जैसे ग्रीन बोर्ड पे लाइन नहीं है तो यहाँ छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप अपनी कॉपी पर बिल्कुल बराबर बनाएंगे। अब ये वोल्टेज का ग्राफ है, डॉट डॉट वाला धारा का ग्राफ होगा। धारा ग्राफ हमने यहां से शुरू किया, तो जब वोल्टेज मैक्सिमम था तो धारा शून्य थी, अब धारा शून्य। अब उल्टा होगा, जब वोल्टेज शून्य होगा तब धारा मैक्सिमम हो जाएगी, डॉट डॉट करके। यहाँ धारा मैक्सिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम तब धारा कितना, शून्य। इस तरह से ग्राफ है। यहाँ पर तुम देख रहे हो इस समय पर यहाँ पर वोल्टेज शून्य हो गया, धारा मैक्सिमम, और इस समय पर वोल्टेज मैक्सिमम था तो धारा कितनी, शून्य। तो इस प्रकार पे ये ग्राफ किसका हो गया, धारा। तो जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो किससे निकालते हैं, कालांतर से निकालते हैं। अब चौथा पॉइंट देखिए, चौथे पॉइंट में क्या होगा कि परपथ का तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट, परपथ का तुल्य प्रतिरोध, परपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए समझिए, मैं बता चुका पहले ही, परपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जब परपथ में केवल प्रेरक है, कुंडली है। जब परपथ में केवल कुंडली होती है तब परपथ के तुल्य प्रतिरोध को प्रतिरोध न कह करके प्रतिघात कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। क्योंकि इसमें प्रेरकत्व है इसलिए इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। तो नोट करिए भाई, परपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात। इसको डिनोट करेंगे XL, इसको XL से नोट करते हैं। तो परपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना, प्रेरण प्रतिघात XL। मैं बता चुका हूं सभी सातों सर्किट में तुल्य प्रतिरोध ऑलवेज इक्वल टू V नॉट बटे I नॉट। आइए XL बराबर V नॉट बटे I नॉट, V RMS बटे I RMS और V बटे I। ये हो गया। लेकिन इस तुल्य प्रतिरोध XL का एक स्पेशल फॉर्मूला भी होगा, वो अलग से। ये तो सबके लिए है। XL बराबर होता है ओमेगा L, XL बराबर ओमेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर ये निकाल लिया, चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवें पॉइंट तक चलते हैं। पांचवा पॉइंट किस प्रकार से होगा वो समझाते हैं। क्योंकि इसमें हमने देख लिया इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन। पांचवें पॉइंट पर इक्वेशन बनाइए। समीकरण कितना, 90 डिग्री है। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, पहले लिख लो, सिंपल ना लिख लो। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। चूंकि वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, वोल्टेज लीड्स करंट कितना, 90 डिग्री। तो वोल्टेज वाले क्वेश्चन में प्लस कर दो 90 डिग्री। ठीक, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। इसका तरीका एक और भी है, ये हमने लिखा अग्रगामी वाला, तो चाहो तो पश्चिगामी लिख सकते हो। अथवा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, B बराबर सिंपल मैं लिखूं B जीरो साइन ओमेगा टी, और I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो इसको ऐसे बना सकते हैं। तो कहने का मतलब दोनों ही सही है, ये अग्रगामी में है और ये पश्चिगामी। समीकरण बन गया। अब क्या करना है हमको, 6 पॉइंट पाइए, औसत शक्ति व्यय। अर्श परपथ की औसत शक्ति व्यय निकालनी है। औसत शक्ति व्यय का अपने पास वही फॉर्मूला है जो पहले बताया था, 6 पॉइंट है। औसत शक्ति व्यय P बार एवरेज पावर डिके, इसका फॉर्मूला है B इंटू I। ये मान चाहो तो अग्रगामी रखो, चाहो पश्चिमी रखो, मर्जी है। B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, I बराबर है I जीरो साइन ओमेगा टी। तो B नॉट I नॉट पहले पास पास लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90 कॉस ओमेगा टी हो गया। इसे कॉस ओमेगा टी कहेंगे, ये साइन ओमेगा टी, इनको पास पास लिख लो, बोले साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहां पे एक फॉर्मूला बनने वाला ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या है, 2 का गुणा 2 का भाग। 2 साइन A cos A का फॉर्मूला होता है साइन 2A, साइन 2A।
है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, V0 I0 बटे 2 sin 2 ओमेगा t p बार। इतना लिखने के बाद अब एक लास्ट लाइन लिखेंगे यहां पर, चूंकि देखो दो बात हम तुमको याद करा रहे हैं। एक कंप्लीट साइकिल के लिए sin स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 था। अब देखो चूंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए मैं लगाओ sin 2 ओमेगा टी का औसत मान, द एवरेज वैल्यू ऑफ sin 2 ओमेगा टी शून्य होता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ sin 2 ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। इसका मान कितना होता है, 0। तो लिख सकते हो sin 2 ओमेगा टी बराबर कितना, 0। अब इसकी वैल्यू 0 है तो औसत शक्ति व्यय का फॉर्मूला P बार बराबर कितना हो गया, 0। P बार कितना हो गया, 0। अब आज के वीडियो में एक लास्ट सर्किट और बचा हुआ है, वो फिर तीसरा पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब आप देखो नंबर 3, चलिए नंबर 3। तो देखिए हाँ, अब हम लोग तीसरे सर्किट में आते हैं, नंबर 3। तीनों सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल R, केवल L और केवल C। तो जब परपथ में केवल संधारित्र C हो तब नंबर 1 हम बनाएंगे पहला सर्किट डायग्राम। तो केवल C को प्रदर्शित करना है, ठीक है, केवल C को, ठीक। नंबर 2 कलांतर, जब परपथ में केवल C हो तब कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और कलांतर 90 डिग्री, लेकिन धारा वोल्टेज से अभिगामी हो, ठीक। जब हमने धारा जो कलांतर निकाल लिया, तुरंत इसका इक्वेशन बना सकते हैं, B बराबर V sin ओमेगा t, I बराबर I sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। अब धारा आगे है, तुम चाहो तो इसका एक दूसरा इक्वेशन बना सकते हो, उसमें लिखोगे B बराबर V0 sin ओमेगा t माइनस 90, I बराबर I0 sin ओमेगा t। अब नंबर 4 पे आएंगे, 4 पे नोट करें। जब परपथ का तुल्य प्रतिरोध ये धारती प्रतिघात होगा, तो मैं पहले बता चुका हूं, सभी सर्किट्स में परपथ का तुल्य प्रतिरोध ऑलवेज इक्वल टू, देखो फटाफट, XC बराबर V0 बटे I, Vrms बटे IRMS और V अपॉन I। ये तो सबके लिए है, लेकिन इस सर्किट में इस XC का स्पेशल फार्मूला क्या है। जिस तरह XL में था ओमेगा L, यहां पर XC बराबर 1 ओमेगा C। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f। तो यहां पर क्या कहलाएगा, 1/2 पाई f c। ये फॉर्मूला बन गया, 1/2 पाई f c, ठीक। XC का मान निकाल लिया। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट आ जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या होगा, इसमें लिखो औसत शक्ति व्यय। पांचवा पॉइंट एवरेज पावर डिके। देखो बच्चों, इसमें दोनों में एक ही होगा, केवल L वाले में, केवल C वाले में औसत शक्ति व्यय सेम है। क्या सूत्र लिखेंगे, मैं इससे बताता हूं बिना कराए। P बार बराबर, नोट करो, P बार बराबर BI। P बार बराबर कितना, BI। P बार बराबर BI। अब B के स्थान पे लिखेंगे V0 sin ओमेगा t, यहां पे I0 sin ओमेगा t प्लस 90। ये क्या हो गया, cos ओमेगा t। तो बिल्कुल सेम जैसा केवल L वाले सर्किट में पावर निकला था, वही इसमें निकलेगा। सब कुछ सेम उतार दीजिएगा। मैं लिखता हूं फाइनल औसत शक्ति व्यय कितना होगी, 0। इसका मतलब हो गया, अब तुमने देखा तीनों सर्किटों में कौन से ऐसे सर्किट में औसत शक्ति व्यय शून्य होती है, केवल L साल में और केवल C में। तो इसके साथ ही हम लोग आज केवल L, केवल C और केवल R सर्किट का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आगे जो 4 सर्किट और पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड है। इसको आप इस वीडियो में जब बार बार देखोगे तो आप आने वाले 4 सर्किटों को अच्छी तरह से समझ सकोगे। थैंक यू वेरी मच।